बच्चों अब हम जो मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। मतलब इसमें हम ये स्टडी करने वाले हैं कि कितनी एनर्जी तो हम उसको मूव करने में, रॉड को जब हम मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो कितनी एनर्जी हम उसमें लगाते हैं, और जब उसमें करंट डेवलप हो जाती है तो कितनी एनर्जी उससे हमें मिलती है। तो क्या दोनों इक्वल होती हैं, ये हमें इस स्टडी में पढ़ना है। तो देखो, व्हेन अ रॉड PQ मूव्स, जब हम PQ को मूव कराते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड देन मोशनल EMF, तो क्या डेवलप हो जाता है, मोशनल EMF। कितना होता है हमने पढ़ा ही रखा है। मोशनल EMF कितना डेवलप होता है, BVL। इंड्यूस करंट, तो अगर हमें EMF मालूम है और हमें करंट फाइंड करनी है तो R को हम इसमें डिवाइड कर देंगे। ये जो R आपके पास है ये है रेजिस्टेंस ऑफ रॉड। रॉड का भी रेजिस्टेंस होगा ना जब करंट फ्लो होगी, तो उसमें अब उसको सर्किट में जब आप कनेक्ट करोगे तभी करंट फ्लो होगी। तो उस रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r, तो उसके EMF और रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ से हमें मिल जाता है, V=IR से हम करंट निकालेंगे तो E/R आ जाएगी, और E यहाँ पर मोशनल EMF है BVL/R। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें एक और फोर्स लगने लग जाएगा, ILB। ठीक है। तो ये फोर्स कब डेवलप होता है, जब करंट फ्लो होती है, और ये होता है अपोजिट। जैसे आप अगर इस PQ रॉड को इधर चलाते हो तो ये फोर्स लगेगा इधर, और PQ रॉड को उधर चलाते हो तो फोर्स लगेगा इधर। PQ रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में आप चलाओगे ये फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। तो जब ये फोर्स अपोजिट लगा और आप इधर चला रहे हो, ठीक है, तो ये पहले तो ये फोर्स निकालो कितना होगा, ये फोर्स होता है ILB। ठीक है। वैसे साइन थीटा भी आता है इसमें, पर साइन थीटा यहाँ पे 1 हो जाता है, इसलिए इस फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। ये आपको मैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट जो थर्ड है आपकी मैग्नेटिज्म, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया जाएगा ये। तो इसमें अगर मैं I की वैल्यू यहाँ से डाल दूँ BVL/R इंटू LB, तो क्या आएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, V/R। इतना फोर्स इस रॉड पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम इसको जब इधर खींचते हैं तो पावर रिक्वायर्ड, हमें पावर लगानी पड़ेगी टू मूव द रॉड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V। तो जब फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है और हम इधर उसको नेक्स्ट डायरेक्शन में ला रहे हैं तो हमें पावर लगानी पड़ेगी वहाँ। तो पावर जो रिक्वायर्ड है V वेलोसिटी से उसको चलाने के लिए, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इसको याद रख लेना, पावर = फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से रख सकते हैं, इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर आ गई। इतनी पावर हमने वहां पर वेस्ट कर दी उस रॉड को चलाने में। दिस इज द पावर लॉस। पावर लॉस हो चुकी है बाई मैकेनिकल एजेंट। जो भी मैकेनिकल एजेंट, जैसे मैं चलाऊंगा तो मैं मैकेनिकल एजेंट हूँ, तो इतनी पावर लॉस उस कंडीशन में हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये पावर लॉस हुई तो ये जो एनर्जी लॉस हुई, पावर लॉस का मतलब एनर्जी लॉस, तो ये एनर्जी लॉस गई कहाँ, तो ये जो एनर्जी होती है एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए उसमें करंट फ्लो होती है। वहाँ बैटरी तो लगी नहीं थी ना, मोशनल EMF का मतलब, और उसको जैसे हमने सर्किट में डाला करंट फ्लो होने लगी। ये करंट कहाँ से आई, ये इस पावर लॉस से आई। ये पावर लॉस होगी, ये पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और जब करंट फ्लो होगी तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ जाएगी, ये हीटिंग इफेक्ट देगी अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ। तो जूल का जो हीटिंग लॉ है वो क्या कहता है कि जो पावर जनरेट होनी चाहिए वहाँ I²R। ठीक है। तो I की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, और हम इसमें R का मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल r का, तो हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 क्या कह रही है, दोनों इक्वल है। जितनी पावर हमने उसमें यूज करी थी, रिक्वायर्ड थी जो पावर, उतनी ही पावर जो जनरेट हो रही है अब किससे, हीटिंग इफेक्ट से। पहले हमने यहाँ पर ये एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल, ये किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है लास्ट में, थर्मल एनर्जी में, क्योंकि वो रॉड गर्म हो जाएगी। तो थर्मल एनर्जी और ये तो थर्मल एनर्जी का एक इक्वेशन आ गई, और ये मैकेनिकल पावर है ये, और ये थर्मल पावर है। तो दोनों इक्वल आने का मतलब है कि जितनी एनर्जी आपने वहां पर लगाई थी उस रॉड को मूव कराने में, उतने के बराबर ही वहां पर हीटिंग इफेक्ट होता है। तो वो जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसकी एनर्जी और मैकेनिकल एजेंट की एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो दोनों इक्वल होती है, यानी एनर्जी कंजर्व है, वो कहीं नहीं गई। तो ये इस तरीके से हम मोशनल EMF के अकॉर्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन को भी
समझा सकते हैं कि जितनी एनर्जी रॉड को चलाने में हमने लगाई थी उतनी ही एनर्जी हीटिंग इफेक्ट से हमें बाहर मिल जाती है। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ी इक्वेशंस हैं इसमें, सिंपल सिंपल सी, उनको लर्न कर लेना लिख लिख के। ये सारी इक्वेशंस आपको लिख लिख के लर्न होंगी। अब हम इसमें बात करेंगे बच्चों, एक टॉपिक आता है एडी करेंट्स। तो देखो, अगर आप किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा देते थे और इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता था तो इसमें क्या होता था, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाती थी। करंट जैसे डेवलप हो गई मान लो किसी एक डायरेक्शन में, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। कब आता था ये? जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे पास हो रहा है वो चेंज होता था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ और करंट डेवलप हो जाती थी किसके अंदर? किसी कॉइल में। कॉइल और कोई सर्किट भी हो सकता था। अब या तो ये क्लॉकवाइज करंट होती है या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। लेकिन अब क्या देखा गया, एक साइंटिस्ट था फोकोल्ट, इसने ये देखा कि अगर हम ये सर्किट ना लेके एक सॉलिड बॉडी ले लें, कंडक्टिंग बॉडी ऐसी ले लें या स्फेरिकल ले लें या किसी भी शेप की सॉलिड बॉडी ले लें, कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए वो, या हम ये कह लें कि उसमें ईएमएफ डेवलप हो जाना चाहिए। अगर इसमें हम फ्लक्स को, जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है उसको चेंज करें तो क्या इसमें भी करंट इंड्यूस होगी? ये बात इन्होंने सोची। भाई सर्किट में तो होती है, सर्किट में तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाती है, पर फोकोल्ट ने सोचा कि अगर ये सॉलिड बॉडी ले ली जाए, जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी ले ले, क्यूबिकल ले ले या किसी और शेप की ले ले, तो क्या उसके फ्लक्स में जब हम उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, जैसे इससे जो फ्लक्स पास होगा इसमें अगर चेंज किया जाए तो क्या अभी भी इंड्यूस करंट डेवलप होगी? तो फोकोल्ट को ये मिला कि हाँ बिल्कुल होगी। तो चलो होगी तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? उसने कहा ना तो क्लॉकवाइज बोलेंगे इसको ना एंटी क्लॉकवाइज। इसकी स्ट्रक्चर होगी एडी लाइक। एडी क्या होता है? एडी लाइक स्ट्रक्चर। पानी में देखा है आपने, बारिश के समय में या फ्लो हो रहा है पानी तो भंवर जैसा बन जाता है, वो भंवर कहलाता है एडी। तो एडी लाइक स्ट्रक्चर में मतलब पूरा का पूरा बॉडी के अंदर बन जाएगा क्या, एक भंवर जैसा बन जाएगा करंट का। तो उस करंट को क्या कहा जाता है? एडी करंट। तो इंड्यूस करंट ही है एडी करंट, लेकिन डेवलप किसमें होती है? इस सर्किट में नहीं होगी, इसमें होगी सॉलिड बॉडीज में होगी, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडीज में। कब होगी? जब मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से पास होने वाला चेंज होगा। तो इसमें भी होती है इंड्यूस करंट, उसमें भी होगी। डिफरेंस ये है, इसमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो होगी, लेकिन बड़े बड़े लूप बनाएगी वो, जिनकी स्ट्रक्चर एडी लाइक होगी। तो इसलिए उन करंट्स को क्या बोला जाएगा? एडी करंट्स। दिख रहा है आपको? जैसे किसी स्फेरिकल सरफेस में हो तो ये ऐसा लूप बना है बड़ा सा, तो ये कहलाएगा क्या? एडी करंट कहलाएगी। यहाँ पे बना है। तो ऐसी करंट्स डेवलप होती है जब बॉडी कैसी होती है? सॉलिड होती है और बड़ी साइज में होती है, तो ऐसी करंट डेवलप होती है। ये लेंजेस लॉ का फॉलो करती हैं। लेंज लॉ बोलता है कि भाई ये अपोज करेंगी जिससे इनका ओरिजिन हुआ है, जिससे ये डेवलप हुई हैं, उसी रीजन का। अगर ये मान लो फ्लक्स इंक्रीज होता है, अगर इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होता है? इंक्रीज, तो ये करंट इस तरीके से बनेंगी कि वो उसको डिक्रीज करना चाहेंगी, अपोज करेंगी ना उसका। तो अगर फ्लक्स को बढ़ाओगे तो एडी करंट उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स निकालेंगी ताकि वो फ्लक्स कम हो जाए। और अगर फ्लक्स को आप डिक्रीज कर रहे हो तो एडी करंट क्या करेंगी? इनको इंक्रीज करने का कोशिश करेंगी। तो एडी करंट लेंज लॉ को फॉलो करती है, ये ध्यान रखना। तो इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं एडी करंट का। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम नॉर्थ पोल ले लेते हैं मैग्नेट का, नॉर्थ पोल, और एक तरफ ले लेते हैं साउथ पोल।
और यहाँ पर बीच में हम एक सॉलिड कोई भी ऐसा फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम क्या मतलब सॉलिड है, ये पूरा कंडक्टिंग है, ये पूरा कंप्लीट, और इसको हम ऑसिलेशन कराते हैं, मतलब बार बार अंदर बाहर इसको ऑसिलेशन कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक तरफ नॉर्थ पोल ले लिया, एक तरफ साउथ पोल, बीच में ऐसा एक बॉडी लटका दी कंडक्टिंग, अब ये ऑसिलेशन कर रही है। तो ऑसिलेशन करने से क्या होगा, ये बार बार मैग्नेट, ये दो मैग्नेट है, इनके बीच में आएगी, बार बार इससे बाहर चली जाएगी, बार बार इसके बीच में आएगी, बार बार बाहर चली जाएगी। तो ऐसा होने से क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में आई, बाहर चली गई, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ, जब अंदर आएगी तो इंक्रीज होगा, जब बाहर जाएगी तो डिक्रीज होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, दो बड़ी बड़ी मैग्नेट लेके और एक ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर को आपको उसके बीच में ऑसिलेशन कराना है। तो ऑसिलेशन करने से मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा इसका, क्योंकि ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी, बाहर जाएगी, अंदर आएगी, बाहर जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और इसके चेंज होने से इसमें एडी करंट्स बन जाएंगी। और एडी करंट्स क्या करेंगी, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इसके मोशन का अपोज करेंगी। इस तरीके से बनेंगी वो, क्योंकि मोशन के कारण ही डेवलप हो रही है, और जिसके कारण वो डेवलप होती है उसी कॉज का वो अपोज करती हैं। तो एडी करंट इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगी कि जैसे ये बड़ी बड़ी एडी करंट बन रही है इसके अंदर, तो ये एडी करंट इसके ऑसिलेशन का क्या करेंगी, अपोज करेंगी, इसके मोशन को अपोज करेंगी, तो जिससे ये बहुत जल्दी रुक जाएगा। और आपको लगेगा एकदम से ये रुक कैसे गया, क्योंकि हम तो फ्री ऑसिलेशन करा रहे थे इसको, लेकिन ये इस तरीके से डेवलप हुई कि इसने नॉर्थ साउथ पोल ऐसे बनाए इस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर कि वो अंदर बाहर जाते समय थोड़ा डैम्पिंग हो जाएगी उसकी, और डैम्पिंग होने से ये बहुत जल्दी रुक जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने कहा अच्छा चलो एडी करंट के इफेक्ट को कम कैसे करें। तो कम करने के लिए इन्होंने क्या करा, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे कट मार दिए, इसी स्ट्रक्चर में कट मार मार के मटेरियल को बाहर निकाल दिया, मार दिए। अब ये कट मारने से लैमिनेशन हो गया इसका, लैमिनेटेड कर दिया इसको, लैमिनेटेड। तो लैमिनेटेड जब इस स्ट्रक्चर को बार बार ऑसिलेशन कराया तो देखा अब ये पहले की अपेक्षा ज्यादा ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, जब इसको लैमिनेटेड कर दिया गया, मतलब बीच बीच में से इसमें इस तरीके से कट निकाल के मटेरियल को बाहर निकाल लिया गया, तो ये देखा गया इसके ऑसिलेशन अब पहले के मुकाबले ज्यादा देर तक चलते हैं, यानी एडी करंट के इफेक्ट को कम कर दिया गया। तो एडी करंट का इफेक्ट क्यों हो गया लैमिनेटेड करते ही, क्यों, क्योंकि पहले एडी करंट जब ये ऐसा था तो बड़ा बड़ा लूप बन रहा था उसका, लेकिन जैसे ही हमने मटेरियल को यहाँ से कट करके निकाला और यहाँ से कट करके निकाला, यहाँ से निकाला, तो ये अब छोटे छोटे लूप बना पाएगा केवल, अब उतना बड़ा लूप इसमें नहीं बन पाएगा। तो जितना बड़ा लूप होता है ना एडी करंट का, उतना ही ज्यादा इफेक्ट एडी करंट डालती है, और लूप अगर कम हो जाता है तो एडी करंट कम इफेक्ट डालती है। तो एडी करंट के इफेक्ट को अगर आपको कम करना है तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर हो उसको लैमिनेटेड लेना पड़ता है। अब ये कहां पर लॉस होता है इसका, एडी करंट का लॉस वो होता है जैसे ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो कॉइल होती हैं, एक तरफ तो लगाई जाती है प्राइमरी कॉइल और एक तरफ लगाई जाती है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। प्राइमरी से तो एसी को कनेक्ट किया जाता है, एसी। अब एसी क्या है, एक ऐसी करंट है जो बार बार चेंज होती है, जिसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होता है। करंट चेंज होगी, करंट अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि करंट से ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। तो ये जो मटेरियल है ना जिस पर ये बंधी हुई है, ये मटेरियल में एडी करंट्स बन जाती हैं, और एडी करंट्स क्या करती हैं, हीट डेवलप करती हैं। करंट कोई सी भी हो, करंट होगी तो हीट भी बनेगी। ये इतनी ज्यादा हीट हो जाती है कि ये मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है और आपका ट्रांसफार्मर खत्म हो जाता है। तो आपने देखा एडी करंट क्या इफेक्ट डाल रही है, ट्रांसफार्मर की कोर कहलाती है ये। इस कोर पर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट किया, प्राइमरी कॉइल से आपने एसी को कनेक्ट किया। अब एसी ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होता है, इस वजह से इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था वो भी बार बार कम ज्यादा होता है, जिससे ये जो मटेरियल है सॉफ्ट आयरन का मटेरियल, इसमें एडी करंट बनने लग जाती है और ये गर्म हो जाता है, और इतना गर्म होने के बाद ये ब्रेक भी हो सकती है,
प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, और आपका ट्रांसफार्मर खत्म हो सकता है। तो इस बात को रोकने के लिए इसको क्या करते हैं, वही लैमिनेटेड करते हैं, इसको इस तरीके से कट मार दिए जाते हैं और कट मार के इनको फिर वापस से चिपका दिया जाता है एडेसिव से। तो वो कट मार के जब इनको ऐसे चिपका दिया जाता है तो एडी करंट का इफेक्ट कम हो जाता है और फिर ये मेल्ट होके ये टूटती नहीं है कॉइल्स और हमारा ट्रांसफार्मर बचा रह जाता है। तो इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कई बार ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की कोर का यूज, सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं ताकि हिस्टेरेसिस लॉस ना हो। याद है आपको हिस्टेरेसिस लॉस, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करोगे, ताकि हिस्टेरेसिस लॉस ना हो, और लैमिनेटेड क्यों करोगे, ताकि एडी करंट का लॉस ना हो। तो ये आपकी एडी करंट का थोड़ा एक टॉपिक था। इसके यूजेस हैं, यूजेस क्या हो सकते हैं, आप ऐसा मेटल ले, ऐसा कोई मटेरियल ले लो, उसको आप चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रख दो तो वो गर्म होके मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो गया तो आप उससे एलॉय बना सकते हो। जैसे आपने मेटल ले लिया, मेटल को पिघलाना है, पिघलाने के लिए आपने एडी करंट का सहारा लिया, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा था बार बार, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज होना चाहिए उसके अंदर, तो उसमें रख दिया, उसको मेल्ट कर दिया। इसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रेक लगाने में किया जाता है, रेलगाड़ी के ब्रेक लगते हैं इससे, और जो मीटर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उनमें किया जाता है, इलेक्ट्रिक मीटर, उनमें इसका यूज किया जाता है। तो इन यूजेस को आप पढ़ लेना, 2-3 यूज आपको इसके याद होने चाहिए। इंडक्शन फर्नेस में तो मटेरियल को मेल्ट करते हैं हम, उसमें एडी करंट्स का यूज करते हैं। ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रेक भी क्या है, जब अपोज होगा मोशन का तो भी तो ब्रेक लगेंगे। तो एडी करंट जो व्हील होते हैं ना रेलगाड़ी के, उनमें इस तरीके से एडी करंट को डेवलप किया जाता है कि वो रेलगाड़ी के मोशन को अपोज करने लग जाए। और एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो चपटी घूमती है डिस्क, उसमें यूज किया जाता है। तो ऐसे 3-4 इसके यूज पढ़ लेना, कभी कभी 2 यूज उसमें से पूछ सकते हैं आपसे।